नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलवाते हैं। सितारों की नगरी में हम आपको सभी कलाकारों से मिलवाते हैं, चाहे टेलीविजन के हो या बॉलीवुड के। लेकिन एक कलाकार ऐसा है जो टेलीविजन पर भी काम करता है और बॉलीवुड पर भी। अच्छा, बात करें उस कलाकार के बारे में तो अगर दर्शकों को ये पता लग जाए कि फिल्म में ये है, फिर तो दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। उनके सेट पर आते ही, शूट पर आते ही, डायलॉग्स बोलते ही सब लोग थर थर कांपने लगते हैं। चलिए, आपको उन्हीं से जल्द ही मिलाएंगे, लेकिन उनके बारे में बता देते हैं। वो है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंद नामदेव। और 90 के दशक के खूंखार विलन गोविंद नामदेव को हर कोई जानता है, कौन उन्हें नहीं जानता। उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग लाजवाब है। उनकी फिल्मों की यदि बात करें तो काफ़ी फिल्में उन्होंने की है। बात करें तो रमैया वस्तावैया, अन्ना जैसी फिल्में आपने देखी होगी। वहीं बात करें तो राधे फिल्म में भी गोविंद नामदेव हमें दिखाई दिए हैं सलमान खान के साथ। अच्छा, सलमान खान के साथ बहुत सारी फिल्में गोविंद नामदेव ने की है और सभी कलाकारों के साथ गोविंद नामदेव काम कर चुके हैं। लेकिन ये जो एक्टिंग है, आखिर ये जो डायलॉग्स है, आखिर ये जो खुकार विलन है, कैसे सभी के सामने अपने आप को एक डरावना खलनायक पेश करता है, इन तमाम चीजों के लिए हम आपको सीधे चलिए मिलाते हैं 90s के दशक के खुकार विलन और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंद नामदेव जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें सितारों की में आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। और जब हम ऐसे अभिनेताओं को स्क्रीन पर देखते हैं और फिर लाइव देखते हैं तो बहुत खुशी होती है जब ऐसी स्क्रीन पर हम ऐसे अभिनेताओं को देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि इतनी फिल्में हमने आपकी देखी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। और ये पता लग जाए दर्शकों को कि गोविंद नामदेव फिल्म में है, फिर तो पक्का कोई भी हीरो पिटना तो जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में विलन पिटा जाता है हर फिल्मों में। सर, मैं चाहूंगी, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस पैंडेमिक सिचुएशन में गोविंद नामदेव जी अपने फैंस को और सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा अपने प्रिय दर्शकों से कि समय का इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल अपने अपने करियर को लेके या इसी तरह से जो भी आपको बहुत बहुत जरूरी लगता है उसमें आप ये पूरा समय लगाएं। जैसे मैं अपना बता दूं कि मुझे समय नहीं मिलता था, शूटिंग वगैरह में इतना बिजी रहता था और मेरा मन था कि मैं कुछ लिखूं और खासतौर से अपने बुंदेलखंड की बैकड्रॉप पर कुछ ऐसा लिखूं कि हमारी संस्कृति, हमारी बुंदेलखंड के इतिहास को मैं लोगों के सामने रख सकूं। एक मैंने नाटक पहले लिखा था जिसका नाम था मधुकर शाह, बुंदेलखंड का नायक। ये 2 घंटे का नाटक था जिसे दिल्ली के राजकमल प्रकाशन ने पब्लिश किया था और हमारे अमिताभ बच्चन साहब ने इसका लोकार्पण किया था। तो वो एक अनुभव था मेरे पास। मैं चाहता था कि ये जो लॉकडाउन का टाइम मिला है इसका मैं भरपूर इस्तेमाल अपनी राइटिंग में करूं, जो मेरे मन में है कुछ लिखने का उसमें करूं। सो मैंने पूरी तरह से प्लान करके और अपना राइटिंग का काम शुरू किया और तकरीबन 65% काम हो गया है। मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं और एक नाटक लिख रहा हूं उसी पृष्ठभूमि पर, बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर। सो मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि ऐसी चीजें, ऐसे काम जो जिनको करते हुए आपके पास समय की कमी रही है पहले, वो समय है जहां आप अपने उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में जिस तरह से आपने बताया कि लिखने का आपको बहुत शौक है, तो बात करें सभी लोगों की, तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहां सभी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है, वहीं बहुत कुछ सीखा भी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि सर, आपने इस पैंडेमिक सिचुएशन से क्या कुछ सीखा
और वहीं दूसरी ओर बात करें तो फिट रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में वो चीज़ भी लोगों ने सीखी है। तो गोविंद जी ने अपने आप को फिट कैसे रखा, पॉजिटिव कैसे रखा और क्या कुछ इस पैंडेमिक सिचुएशन से आपने सीखा है? मैंने अपने रूटीन कुछ इस तरह से बनाई थी कि मुझे अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी पर भी काम करना था। तो उसके लिए भी कुछ एक एक्सरसाइजेस मैंने लोगों से सीखी। काफी कुछ मिल जाता है आजकल तो गूगल पर। कुछ यौगिक आसन सीखे, प्राणायाम जो मैंने सीखा था वो, ये एक पूरा सेट मैंने 40 मिनट का बनाया है, जो मैं रेगुलरली करता रहा और अपनी बॉडी को मैंने ठीक किया। और मैंने आपको बताया कि जो मैंने लिखने का काम जो रह गया था, जो मेरे मन में था, जी। उस पर मैंने अपना भरपूर समय का इस्तेमाल किया। यानी कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि जो चीज़ बहुत समय से नहीं हो पा रही थी, वो भी हमने इस पैंडेमिक सिचुएशन में की है। सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, बात करें इस पैंडेमिक सिचुएशन में तो बहुत सारे आपके फैन्स होंगे, ऐसे में फैन्स के मैसेजेस भी आते होंगे, बहुत सारे ये भी चाहते हैं कि गोविंद जी उनकी मदद करें, तो सर आप उन लोगों की मदद कैसे कर पाते थे? ये भी हम करते रहे जितना हमसे हो सका। जब हमको लगा कि हाँ, ये शख्स वाकई में परेशानी में है और उसको जरूरत है, ये जरूरतमंद है, तो जितना हम यथासंभव हम मदद हमने की है लोगों की। और आमतौर पर कुछ एक गैप्स के साथ मैं अपने संदेश भी मैं लोगों को देता रहा हूं कि किस तरह से आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को बचा के रख सकें, किस तरह से आपको सभी जो प्रोटोकॉल है कोरोना से बचने का, उसका आप किस तरह से आप पालन करें। तो उसके लिए मैं लगातार संदेश मैं लोगों को देता रहा हूं, अपने प्रिय दर्शकों को देता रहा हूं। इस तरह से मैं जितना भी हो सका मैं लोगों की मदद करता रहा। ज़रूरी भी था सर, क्योंकि लोग अगर आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं तो बात भी अपने कलाकार हैं उनकी मानते भी हैं, और दर्शकों ने काफ़ी हद तक भी ये जो हमने कहा कि कड़ाई से पालन करना है, एक दूसरे की मदद करना है, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। सर आपके बारे में बहुत सारी बातें जाननी है, क्योंकि दर्शक आज गोविंद नामदेव जी को देख रहे हैं तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर गोविंद नामदेव जी इतना बड़ा चेहरा बॉलीवुड में आखिर कैसे बने, इतने खूंखार विलन कैसे बने। दर्शक के मन में पहले ही दहशत फैल जाती है कि गोविंद नामदेव यानी कि अब पक्का कुछ ट्विस्ट तो फिल्म में होने ही वाला है। सर 90s के दौर की यदि बात करें, आपके दौर की यदि बात करें, तो उस समय तो टीवी भी नहीं हुआ करती थी, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन, थिएटर नहीं हुआ करते थे। तो फिर आखिर ये जो एक्टिंग का कीड़ा है, ये जो फिल्मी दुनिया का सफर आपने कैसे शुरू किया उस समय की यदि बात करें तो? मैं सागर में पैदा हुआ। सागर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का एक बहुत ही जाना माना शहर है, बुंदेलखंड रीजन का। वहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ मैं 7वीं क्लास तक पढ़ा और उसके बाद फिर 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली में पढ़ाई मैंने की। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मुझे मालूम पड़ा, और चूंकि मैं काफी कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ही एक्टिव था। मैं नाटक करना, एक्टिंग करना, गाने गाना, कविता वाचन करना, भाषण लिखना, भाषणबाजी करना, बहुत सारी ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज मैं बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करता था। और उस दौरान फिर एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इन सब एक्टिविटीज की वजह से काफी अच्छे स्तर का था। और मेरे टीचर्स, मेरे मेरे छात्र साथी, मेरे क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, वो सब मेरी एक्टिंग की बहुत तारीफ किया करते थे। जब एक बार मुझे इसमें एक छोटा सा रेफरेंस मैं बताता हूँ कि मैं दिल्ली में अकेला रहता था, अकेला पढ़ाई वगैरह मैंने अकेले ही की है, तो मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती थी, और खासतौर से मेरी माँ की मुझे बहुत याद आती थी।
तो चूंकि कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत मैं एक्टिव था, तो माँ की याद आने के वजह से मैं कुछ एक ऐसे मैंने सोलोलुकीज तैयार की थी, जिसमें माँ और बेटे के बीच का संवाद, और किस तरह से बेटा माँ को याद कर रहा है, किस तरह से वो उनकी याद में परेशान है। इस तरह के कुछ मैंने डायलॉग्स बनाए थे। जब मैं इन डायलॉग्स को स्टेज पर मैं परफॉर्म करता था, तो मैं बिल्कुल रियल में रोने लगता था, आंसू आ जाते थे, और फिर बिलक बिलक के रोने लगता था अपने। उसी समय मुझे माँ की याद आने लगती थी। और तो ये सब देख के हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, वो सब एकदम से ऐसे इतने प्रभावित हो जाते थे कि वो खड़े होकर तालियां बजाने लगते थे। तो जब एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि भाई, तुम तो इतना अच्छा काम करते हो, अगर तुम कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग कर लोगे तो तुम बहुत नाम कमा सकते हो, बहुत बढ़िया एक्टर बन सकते हो। जब उन्होंने मुझे ये कहा, तो मुझे लगा कि ओके, एक बार ट्राई तो किया ही जा सकता है। सर ने कहा है तो देख लेते हैं। और लकीली, सौभाग्य से, जहां हमारा स्कूल था, उसके बस 4 फरलांग दूरी ही, आधा किलोमीटर दूरी पर ही नेशनल स्कूल ड्रामा था। और उन दोनों नेशनल स्कूल ड्रामा में जो प्रवेश की एलिजिबिलिटी थी, वो हायर सेकेंडरी थी, 11वीं क्लास। अभी वो ग्रेजुएशन है। तो चूंकि मैं दिल्ली आया था एक लक्ष्य लेके कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से मुझे डिग्री हासिल करनी है, मुझे ग्रेजुएट होना है, ताकि मैं कुछ खास बड़ा काम कर सकूं। तो मुझे ये ख्याल आया कि अगर मेरा नेशनल स्कूल ड्रामा में प्रवेश मुझे मिल जाता है, तो उसकी जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे हमारा काम चलता रहेगा, और मैं अपना ग्रेजुएशन ही साथ साथ करता रहूंगा। तो लकीली मेरा एनएसडी में प्रवेश मुझे मिल गया, और फिर मैंने ग्रेजुएशन भी एनएसडी के साथ साथ कर लिया। सो एनएसडी का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मेरा साथ साथ हुआ। इस तरह से मैं एनएसडी में आ गया, और इस तरह से मेरा एक्टिंग का करियर शुरू हो गया। कुछ लिखा, और उस लिखने की वजह से ही आज आप कहाँ हैं ये दर्शक अच्छे से देख रहे हैं। इतनी फिल्में आपने की, अगर आप माँ के लिए नहीं लिखते और प्रिंसिपल सर यदि आपको सपोर्ट नहीं करते, वो आपको नहीं बताते कि आपको तो एक्टर बनना चाहिए, तो शायद गोविंद जी कहीं और होते। लेकिन कहते हैं ना, माँ का साथ हो तो हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सर, बात करें तो आपने जो लिखा था, क्या वो माँ तक पहुंच पाया था? वो नहीं, वो सिर्फ तो बस सिर्फ माँ चूंकि बहुत ही सीधी सादी रही, हमारी गांव की महिला थी। हमारा परिवार गांव से शहर में आया था, तो हम इस तरह से थे, और सब बहुत सीधे साधे लोग। मेरे फादर भी बहुत सीधे थे, मेरी माँ भी बहुत सीधे थी। उनको पता ही नहीं था कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या होता है, फिल्में क्या होती हैं। जब मैंने प्रवेश ले लिया, तब मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह से ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि जैसे अमिताभ बच्चन और जैसे दिलीप कुमार हम फिल्मों में काम करते हैं, मैं उसी तरह से काम करूंगा। तो वो बहुत ताज्जुब कर रहे थे कि ये उस दुनिया में कैसे पहुंच जाएगा। उनके हिसाब से वो तो एक बहुत ही अलग तरह की दुनिया थी। सो वो इतने ही सीधे सरल थे। बाकी ये है कि उनको पता था कि मैं माँ की विषयों में कितना तकलीफ पाता हूँ, कितना दुख में मैं रहता हूँ। और जब मैं उनसे बात भी करता था फोन पर, तो उसमें भी मैं रोने लगता था। तो उनके प्रति जो मेरा लगाव था, वो उनको मालूम था। और मैं ये मानता हूँ, उनके आशीर्वाद से ही, मुझे अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही जो कुछ अभी तक मिला है, मैं उनके आशीर्वाद से ही मिला है। ये मेरा पक्का विश्वास है, और मैं विश्वास के साथ अपने दर्शकों को ये कह सकता हूँ, माँ बाप के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, और यही कारण है कि गोविंद जी ने माँ को ये तो बताया कि मैं वो ट्रेनिंग ले रहा हूँ जिसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जी दिखते हैं। लेकिन जब माँ को ये पता लगा कि हाँ, असल में अमिताभ बच्चन जी, या बात करें बड़े बड़े कलाकारों की, उनके साथ नजर आने वाले हैं, तब माँ का रिएक्शन कैसा था गोविंद जी? वो बताइए कि अरे वहां कैसे पहुंच जाओगे तुम,
ये कैसे, तुम उनके साथ कैसे काम कर लोगे? उनके साथ से वो कोई तीसरी दुनिया के लोग हुआ करते हैं जो इस तरह से सिनेमा में आते हैं। ये है कि जब मैंने मेरी जब पहली फिल्म आई शोला और शबनम, उस दौरान मैं थिएटर में उनके साथ बैठ के जब मैंने फिल्म देखी, वो एकदम बिल्कुल औचक के थे, बिल्कुल उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरा लड़का है जो इस तरह से फिल्मों में इतने सारे लोग उसको देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा मोमेंट था, बहुत ही यादगार मोमेंट था, जब मैं उनके चेहरे को देख रहा था, उनके उनके एक्सप्रेशंस को देख रहा था, उनकी खुशी को देख रहा था। तो मतलब मैंने देखा उनको रोते हुए, मतलब खुशी में जैसे रोते हैं वैसे। तो मेरे लिए बस अचीवमेंट हो गई थी लाइफ की कि मेरा हो गया, मेरा इतना हो गया, मेरे पेरेंट्स को इतनी खुशी मिल गई, मैंने दे दी तो हो गया मेरा। क्योंकि जब पहला रिएक्शन माँ का था, क्या उन्होंने बोला था आपके लिए, और उनका क्या सपना था कि उनका गोविंद अब उस फिल्म में दिखे, उस कलाकार के साथ काम करते हुए दिखे? उनको इतना वो नहीं था, उनको बस यही था कि गोविंदा के साथ आ रहे हैं, और गोविंदा तो उन दोनों काफी चमकदार करियर था उनका। तो उनको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उनको कभी ये इस तरह से उन्होंने देखा ही नहीं कि फिर वो दूसरे कलाकार के साथ भी आए, ये वो। बस उनको इतनी तसल्ली हो गई थी कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अब उसका काम देखा जा रहा है। हॉल में बैठे इतने 500 लोग उसके नाम के तालियां बजा रहे हैं, गोविंद गोविंद चिल्ला रहे हैं। ये सागर में देखी थी हमने ये फिल्म, सागर जो मेरा होम टाउन रोल है। के बारे में हमें जानना है। एक खूंखार विलन है जिसकी आवाज ही दर्शकों तक पहुंचने के लिए काफी है। एक आवाज जब गोविंद जी की उठती है फिल्मों में तो हर कोई दहशत में फैल जाता है। ये जो आपकी आवाज है सर, इसमें एक अलग ही जादू है। ये जो आवाज है, ये आपको ये लग रहा है कि पैदाइशी ही मिली है, और यही कारण है कि आज आपके सभी फिल्मों में अभिनय काफी दमदार रहे हैं। नहीं, ये आवाज इस पर खूब काम किया है मैंने। जब मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में आया था तो मेरी आवाज बहुत खराब थी, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से आया था, और बुंदेलखंड बोली में अपने आप में ही एक सुर की उठान रहती है, ऊंचे सुर में बोलते हैं सभी लोग। का तुम उतर चले गए, हमको तुमने बताई तक नहीं, हम भी साथ में चलते। तो इस तरह से एक ऊंचे सुर में बोलने का वहां पर इस भाषा में एक इनहेरेंट ऊंचा सुर है, और थोड़ा सा सिंग सॉन्ग क्वालिटी भी है। तो मैं इसी तरह से बोलता भी था, आदत इसी तरह से पड़ी हुई थी, और कुछ इस तरह की कंपनी मुझे मिली नहीं थी जो मेरी हिंदी बोलते हुए इस तरह की करेक्शंस करवा देता कि हिंदी बोलते हुए इतना सिंग सॉन्ग क्वालिटी, इतना हाई नोट में नहीं बोलते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा कोई हमको कंपनी मिली भी नहीं थी, किसी ने हमको सिखाया भी नहीं, ना टीचर्स ने ना और किसी ने। जब मैं एनएसजी में आया तो मैं इसी तरह से बोलता था, और बिल्कुल ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया गया था सभी लोगों के द्वारा, क्योंकि एनएसजी इंटरनेशनल लेवल का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पर जो भी लोग आते हैं, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, वो सभी अच्छे घरों के, बड़े पढ़े लिखे, ज्यादा अच्छे विद्वान, और जो अपने कमियों के बारे में जानते हैं, और बहुत सारी चीजें वो ठीक करके आते हैं। कहने का मतलब कि कंपैरेटिवली मैं बहुत लो हो गया अपनी आवाज की वजह से, और हाई नोट बोलने की वजह से, और कुछ मेरी भाषा में भी सा और शा का कोई इतना अंतर, क्योंकि हमको चेंज किसी ने लाया, और सिखाया यही नहीं। कारण है कि आज जो आपने इतनी फिल्में की है, इतने सीरियल आप कर रहे हैं, अभी भी आपका सीरियल लगातार जारी है। सर, मैं जानना चाहूंगी, इतने सारे नेगेटिव रोल्स आपने की है, कोई
ऐसा रोल जो आपके दिल के बहुत करीब हो और उस रोल कर कर आपको लगा हो कि हाँ अब मैं सफल हुआ और मुझे इसी रोल की तलाश थी, क्योंकि नेगेटिव रोल में भी हम अलग अलग फिल्टर देखते हैं। ऐसा एक कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन ऐसी 5-6 फिल्में हैं जिनके कैरेक्टर्स करते हुए मैंने खूब मेहनत भी की थी उन कैरेक्टर्स को बनाने के लिए। और जब वो आए फिल्म में पर दर्शकों के सामने, तो दर्शकों ने दिल खोल के तारीफ की, दिल खोल के सराहा मेरे काम को। उनमें जैसे बैंडिट क्वीन का जो श्याम सिंह राज ठाकुर श्याम सिंह का जो मैंने कैरेक्टर किया, उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत तारीफें मिली, बहुत प्रशंसा की लोगों ने फिल्म की भी और मेरे काम की भी। उसके बाद विरासत नाम की एक फिल्म आई थी, शायद पता नहीं आपने देखी कि नहीं। जिन लोगों ने देखी है उनको याद है मेरा काम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये फिल्म भी याद है। उसमें वो एक लकवाग्रस्त विलन का कैरेक्टर था जो मैंने निभाया था, अमरीश पुरी साहब के छोटे भाई का। एक फिल्म आई थी प्रेम ग्रंथ, जो राज कपूर बैनर की फिल्म थी, जो राजीव कपूर साहब ने डायरेक्ट की थी। उस फिल्म में जो मैंने विलन का किरदार किया था, उसको भी बहुत एप्रिसिएशन मिला। और उस फिल्म की वजह से मुझे कमर्शियल सिनेमा में बहुत बड़ी एक ऊंचाई मिली, एक बड़ा अच्छा स्थान मिला, जिसकी वजह से काफी फिल्में लगातार मुझे, जिस हफ्ते ये प्रेम ग्रंथ रिलीज हुई थी, जैसा कि हम सबको पता है कि राज कपूर बैनर का एक अपना स्टाइल रहा है, एक शोमैनशिप रही है। जब भी फिल्म तैयार होती है, फिल्म रिलीज होती है, रिलीज के पहले बड़ा प्रीमियर होता है जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री जमा होती थी और वो सब एक साथ फिल्म देखते थे। तो रात भर पार्टी हुआ करती थी और सब लोग मिलते जुलते थे एक दूसरे से। ये इस शोमैनशिप का फायदा मुझे सबसे ज्यादा हुआ, तो जो फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, उन सब ने वो फिल्म देखी और मेरे काम को सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। अब अमिताभ मैं बच्चन चाहूंगी साहब, कि जाते जाते, दिलीप कुमार साहब, जी बहुत सारे ऐसे लोगों ने देखी फिल्म। सर, मैं चाहूंगी जाते जाते एक छोटा सा डायलॉग आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि गोविंद जी को हमने फिल्मों में देखा है, लेकिन जो डायलॉग आपको याद हो एज ए खूंखार विलन के तौर पर, वो मैं चाहूंगी कि सभी दर्शक सुने। हम्म, मैं विरासत फिल्म का एक सेंटेंस का मैं आपको डायलॉग सुनाता हूं, जो बाकी जिसके उस तरह के कैरेक्टर के ऊपर किस तरह से काम करके मैंने ये उनके डायलॉग बोलने का तरीका मैंने निकाला था, एक रियल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके वो मैं। और इसमें एक, चूंकि ये विलन था और ठाकुर तो था, लेकिन न मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, कुछ बोल सकता नहीं, चल सकता नहीं, लेकिन जो ठसक होती है ना, ठकरास, जो ठकरास होती है, और एक विलन की ठकरास वो नहीं जाती। इसको डिपिक्ट करते हुए एक लाइन का मैं सेंटेंस, वो डायलॉग सुनाता हूँ। डायलॉग था, मतलब अब पूरा गांव बैठा हुआ है, पंचायत लगी हुई है और ये 1 घंटा लेट पहुंचते हैं पंचायत में। तो अमरीश पुरी साहब खूब डांटते हैं इनको, ये कोई तरीका है, 1 घंटे तक लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, तुमको शर्म आनी चाहिए। ये वो बहुत डांटते हैं। तो एक सेंटेंस बोलता है, ठाकुर वक्त का इंतजार नहीं करते, ठाकुर वक्त के हिसाब से नहीं चलते, वक्त ठाकुर के हिसाब से चलता है। ये डायलॉग ये कैसे बोलता है मैं आपको दिखाता हूँ। मुंह टेढ़ा और हाथ टेढ़ा और आंखें निकली हुई, जैसे वो डांटा तो बोला, ठाकुर वक्त के हिसाब से नहीं चलते, वक्त ठाकुर के
छोटा सा डायलॉग। कारण है कि आज गोविंद नामदेव जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। 90s से लेकर अभी तक गोविंद जी लगातार दर्शकों को अपनी एक्टिंग के जरिए एंटरटेन कर रहे हैं और विलन के तौर पर गोविंद जी का नाम हमेशा दर्शकों के दिलों में रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद बातें सितारों की में इतनी सारी बात करने के लिए और इतनी दमदार एक्टिंग करने के लिए और फिर से उसी दौर में हमें ले जाने के लिए। तो ये है अभिनेता गोविंद नामदेव जिन्होंने कई फिल्में की है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बात करें उनकी फिल्मों की तो अन्ना सरफरोश जैसी फिल्में गोविंद जी कर चुके हैं। अब फिर मिलेंगे नए सितारे के साथ, तब तक देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।